आज का लेक्चर क्लास 11th का है। क्लास 11th हम ऑसिलेशन एंड वेव्स में ऑलरेडी हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ऑसिलेशन के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ना। सेकेंड लेक्चर में हम थोड़ा सा डीप डाउन गए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। एंड थर्ड लेक्चर में हम गए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी तो उसके हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट आ रही थी। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमने इन तीनों लेक्चरों में कवर कर दिया। अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो वेव्स का होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेव्स के थोड़े से स्लाइड्स आपको दिखा दी थी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो वेव्स, बेसिकली वेव्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वेव्स बेसिकली अगर एक वर्ड में आपको बताना होगा तो वेव होती है डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेव होती है डिस्टर्बेंस। सपोज करो एक पानी की लेक है। ओके, उसमें एक पर्सन आता है और वो पर्सन क्या करता है, इसमें एक पत्थर थ्रो कर देता है। तो अब होगा क्या, पानी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब पानी डिस्टर्ब होगा तो कुछ ऐसी वेव्स, ऐसी लहरें बनने लग जाएंगी, है ना। ऐसी लहरें बनने लग जाएंगी, ऐसे लहरें आप ट्रेवल करने लग जाएंगी। बस इन्हीं लहरों के बारे में अभी हमें पढ़ना है, इन्हीं लहरों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यही है हमारी वेव्स। तो देखते हैं, सबसे पहले वेव मोशन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स पढ़ने हैं, एंड देन वेव बीट्स पढ़ना है। ये आपका पूरा वेव्स का सिलेबस है। पूरे वेव्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सारा आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो एवरी डे वी यूज वेव्स इन वन फॉर्म और अनदर। वेव की सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं होती है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है एंड उनको हम एवरी डे यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साउंड वेव्स के बारे में आई गेस बात हो रही है ना। अलार्म एक साउंड वेव्स क्रिएट करती है। हाँ, साउंड वेव्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ टीवी चल रहा है एंड कुछ लाइट आ रही है। ये वाली वेव्स आई गेस लाइट वेव्स होनी चाहिए, है ना। एंड जो टीवी चल रहा है वो किस वेव्स के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, वो रेडियो वेव्स के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेडियो वेव्स हैं एंड ये लाइट वेव्स हैं। ठीक है, ये टीवी किसकी वजह से चल रहा है, रेडियो वेव्स की वजह से। और हम देख कैसे पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं इस लाइट वेव्स की वजह से। ठीक है, अलार्म जब भी बजता है तो साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं। टीवी कैसे चलता है, रेडियो वेव्स से चल रहा होता है। एंड टीवी हमें दिख कैसे रहा है, ये स्क्रीन हमें दिख कैसे रही है, ये स्क्रीन हमारी आंखों को कैसे दिखती है, इन लाइट वेव्स की वजह से। ठीक है, तो एवरी डे वी यूज वेव्स इन वन फॉर्म और अनदर। ठीक है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, एक वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है जो ट्रांसफर करता है एनर्जी को फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जो डिस्टर्बेंस एनर्जी को ट्रांसफर करे उसी को वेव्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। जैसे कि इस डायग्राम को आप अच्छे से देखो, हो क्या रहा है। ग्रीन बॉल्स को यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे एक ग्रीन बॉल है। ठीक है, एक ग्रीन बॉल यहाँ है, एक ग्रीन बॉल यहाँ है, एक ग्रीन बॉल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ज़रा ध्यान से देखो, क्या ग्रीन बॉल अपनी जगह से उठ रही हैं, क्या अपनी जगह से उठ रही हैं? आंसर है यस। बट क्या ग्रीन बॉल अपनी जगह से मूव हो रही है, लेफ्ट और राइट मूव हो रही है, आगे या पीछे जा, ऊपर तो जा रही है बट क्या दाएं और बाएं जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छे से देखो हो क्या रहा है, ये जो रॉड है इस ग्रीन बॉल को ऊपर धक्का देती है, जिस ये पूरे अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर ये मूवमेंट करेगा तो इसके सेकंड वाला बॉल भी मूवमेंट करेगा। ठीक है,
हो क्या रहा है, हमने इस बॉल को, इस ग्रीन बॉल को ऐसे मूवमेंट दी, जब हमने ऐसे मूवमेंट दी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, एंड ये जो डिस्टर्बेंस है ये अब इस पूरी चेन पे ट्रैवल हो रही है, ये देखो पूरी चेन पे ट्रैवल हो रही है ऐसे, ठीक है, ध्यान से, ऐसे डिस्टर्बेंस पूरी चेन पे ट्रैवल हो रही है। अभी आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक ध्यान से देखो, इस पॉइंट तक जो आपकी वेव्स है उनकी हाइट देखो, और इसके नीचे वेव्स की हाइट देखो, इसके राइट साइड में वेव्स की हाइट देखना और इसके लेफ्ट साइड में भी वेव्स की हाइट देखना, आपको कुछ चीज़ नोटिस हो रही होगी। देखो जब यहाँ से चल रही होती है तो वेव की हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, बट यहाँ आते 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 वेव की हाइट कम हो गई। इसका मतलब इस पोर्शन पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट था या आपकी जो डिस्टर्बेंस थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है तो उसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, उसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आगे हमें काम आएंगी। द वेव इज पास फ्रॉम, एक सेकेंड, ठीक है, देखो द वेव इज पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वेव इज पास फ्रॉम लेफ्ट to right from the particle to particle, but the particle did not move from left to right, particle only moved up and down, ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वही पॉइंट आया यहाँ पे। अब इसको देखो ध्यान से, अभी हो क्या रहा है, पहले जो हमारा पार्टिकल था वो कांस्टेंट नहीं था, अभी ये कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है, यहाँ पे ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, एंड देखो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। आपको लग रहा होगा कि हर एक पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर एक पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, हर एक पार्टिकल सिर्फ ऊपर और नीचे मूवमेंट कर रहा है, ऊपर और नीचे मूवमेंट कर रहा है। ध्यान से देखो इस ग्रीन बॉल को, क्या ये ग्रीन बॉल अपनी जगह से हिल रही है, लेफ्ट एंड राइट कर रही है, क्या ये ग्रीन बॉल अपनी जगह से लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कर रही है? नहीं, ये सारी की सारी जितनी भी बॉल्स हैं सिर्फ ऊपर और नीचे मूव कर रही हैं, ऊपर और नीचे मूव कर रही हैं। देखो ग्रीन बॉल के अराउंड हमने एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दी, एंड ध्यान से देखो ग्रीन बॉल बस वही मूवमेंट कर रही है, दिख रहा है। अकॉर्डिंगली सारी बॉल्स ऐसे ही मूव कर रही हैं, बस इस पोर्शन में जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आगे आगे जैसे हमारी डिस्टर्बेंस जा रही है तो आगे आगे हमारी डिस्टर्बेंस बहुत ही वीक पड़ रही है। इतना अंडरस्टैंड हुआ, यहाँ पे डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे डिस्टर्बेंस हमारी वीक है, ठीक है। तो अब आगे देखो, पार्टिकल का मोशन सिर्फ अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी का मोशन लेफ्ट टू राइट हो रहा है, एनर्जी का मोशन लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है। वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी ओनली, नो मास इज ट्रांसफर्ड। ये जो वेव्स बन रही हैं ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं, मास को ट्रांसफर नहीं कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जितना भी मास है वो अपनी जगह पे ही है, वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट ही मूव कर रहा है, वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट ही मूव कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, वी नो दैट in a wave motion, a disturbance travels from one place to another place। हम जानते हैं कि वेव मोशन में जो डिस्टर्बेंस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसमें मास ट्रांसफर नहीं होता। द डिस्टर्बेंस कैन बी ड्यू टू, किन किन वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जो डिस्टर्बेंस होती है
मीन पोजीशन से हो सकती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेच स्ट्रिंग है, एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन हो सकता है। इन अ साउंड वेव डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन हो सकता है। इन अ साउंड वेव चेंज ऑफ प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मीडियम हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी वेव मोशंस देखते हैं। वेव मोशन, अभी जो पीछे का लेक्चर जितना अभी तक पढ़ा वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब वेव मोशन में हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ वेव्स पढ़ना है, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स पढ़ना है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ना है, एंड साउंड वेव्स के बारे में हमारे सिलेबस में साउंड वेव्स नहीं है, जस्ट हम इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, अब हमारा लेक्चर अच्छे से स्टार्ट होगा। अभी से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। ये जो वेव्स होती हैं, ये जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ये जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, लेकिन उसमें मास तो ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, तो इनके कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हो? अगर आप गेस कर सकते हो तो बताओ। एक तो एग्जांपल आ गया वो पानी वाला। ठीक है, यहाँ पे जब हम पत्थर फेंकेंगे तो ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वेव्स बनेंगी, है ना, ऐसे सर्कुलर फॉर्म्स में वेव्स बनेंगी। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी वेव हो सकती है? साउंड वेव्स हो सकती हैं, है ना, जो ऐसे ट्रैवल करती हैं, जो ऐसे ट्रैवल करती हैं। उसके अलावा और कौन सी हो सकती हैं, हम आगे इस यूनिट में देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स, एंड मैटर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको पड़ती है, इनको नहीं पड़ती है। मैटर वेव्स आपके लिए बहुत ही न्यू कंसेप्ट है जो आपको 12th में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको 12th में अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल होगा आपका मैटर वेव्स का। मैटर वेव्स में बेसिकली होगा क्या कि मान लो एक मैटर है, ठीक है, एक मैटर है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो, हम जानते हैं कि जो हमारी लाइट है उसका डुअल नेचर होता है, उसका डुअल नेचर होता है। लाइट एक एनर्जी है ना, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें पता है लाइट के दो नेचर होते हैं, कौन कौन से? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, तो लाइट एक एनर्जी है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक है, बिल्कुल अकॉर्डिंगली एक साइंटिस्ट था डी ब्रॉगली, उसने क्या बोला कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है या जो हमारा नेचर है, ये बहुत ही सिमेट्रिक है, ये बहुत ही सिमेट्रिक है, ये बहुत ही सिमेट्रिक है। इसने कहा जैसे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव, बिल्कुल वैसे ही मैटर के भी दो नेचर होते हैं। एक तो मैटर, जो मैटर का नेचर है, जो पार्टिकल नेचर है वो तो होता ही है, उसके अलावा मैटर का भी एक वेव नेचर होता है, मैटर का भी एक वेव नेचर होता है। मैटर से भी वेव निकलती है, तो मैटर से जो वेव निकलती है उसको कहते हैं हम मैटर वेव, उसको कहते हैं हम मैटर वेव। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है तब से। ठीक है, मैटर वेव्स, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो अभी मैकेनिकल वेव्स को देखो क्या करते हैं, मैकेनिकल वेव्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये वैक्यूम में नहीं चल सकते,
एग्जाम्पल, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, साउंड वेव्स, सेसमिक वेव्स। सेसमिक वेव्स आपकी अर्थक्वेक होती हैं, अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं ना, तो वो आपकी सेसमिक वेव्स होती हैं, ठीक है। उसके आगे देखो, ये स्ट्रिंग पे वेव्स दिखा रहे हैं, ये स्ट्रिंग पे वेव्स दिखा रहे हैं। ये कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकता है, इसको चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है, या पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है। ये दूसरी एग्जांपल क्या हो रहा है, एक स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में देखो वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे ही जाएगी तो ऐसे वेव क्रिएट हो रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल मेरे पीछे आ गई है, ये अर्थक्वेक की एग्जांपल दिखा रहा है सेसमिक वेव्स की। ये तीनों टाइप की जो वेव्स हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3, ये तीनों टाइप की जो वेव्स हैं, इन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती हैं जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि हमारी लाइट है, वो कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। यहाँ पे बारिश हो रही है तो पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। सिर्फ मुझ पे फोकस करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। An electromagnetic wave can travel through anything, be it air, solid material और vacuum। ये कहीं से भी चल सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मैं आपको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है, ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है। मान लो वाई एक्सिस, ये वाला जो वाई एक्सिस है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो ऐसे आएगा डिस्टर्बेंस, है ना, ऊपर से नीचे के लिए, यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब ये तो है हमारी, ये वाली जो लाइन है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ जाएगी, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएगी, एक्स एक्सिस पे ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ऐसे आपस में परपेंडिकुलर है। ये वाली जो यहाँ से ऐसे से ये जा रही है ना, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसे हम प्रॉपर्ली देखते हैं डायग्राम पे। देखो यहाँ पे ब्लू कलर से जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रेड कलर से आपकी जा रही है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ब्लू कलर और रेड कलर आपस में हमेशा, ब्लू कलर और रेड कलर आपस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड यही आपस में मूव हो रहे हैं। ध्यान से देखो, रेड को देखो पहले बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। सिमिलरली ब्लू भी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, एंड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब बात आती है हमारी मैटर वेव्स की।
तो matter waves are associated with constituents of matter, electron, proton, neutron, atoms and molecules. ठीक है. ठीक है. मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दे अराइज इन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर दैट यू विल लर्न इन योर लेटर स्टडीज. ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे. ठीक है. अभी नेचर ऑफ वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे. नेचर ऑफ वेव्स दो होती हैं. एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स. एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स. इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है. नेचर ऑफ वेव्स. ठीक है. देखो ध्यान से. ट्रांसवर्स वेव्स में क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स वेव्स में क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स वेव में आपका जो मोशन हो रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है. ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है. एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या हो रहा है? आपका मोशन लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है. लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है. लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है. क्या आपको दिख रहा है? ट्रांसवर्स वेव में जो मोशन हो रहा है वो अप एंड डाउन हो रहा है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो मोशन हो रहा है वो लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है. फिक्स्ड. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम देखते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वो वेव थी जो स्ट्रेट जा रही थी. ठीक है. इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स the particle motion is parallel to the direction of propagation of waves. जो पार्टिकल का मोशन होता है वही पैरेलल मतलब वही मोशन होगा प्रोपगेशन ऑफ वेव्स का. अगर आपका पार्टिकल लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो आपका जो मोशन है, वेव का जो मोशन है, वो भी सेम मोशन होगा. वो भी सेम मोशन होगा. जैसे कि यहाँ पे देखो, आपकी जो पार्टिकल हैं वो किस मोशन में जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं. ठीक है. एंड जो आपकी डिस्टर्बेंस है वो भी आपकी लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है. ठीक है. पार्टिकल के मोशन लेफ्ट एंड राइट हो रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इनके पैरेलल हो रहा है. ठीक है. इधर के लिए हो रहा है, इधर के लिए पैरेलल हो रहा है ना. पार्टिकल सिर्फ ऐसे मूव हो रहा है. पार्टिकल सिर्फ लेफ्ट राइट मूव हो रहा है एंड ये आ गया इनका पैरेलल मोशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है. कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन. द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल पुशेस मॉलिक्यूल हॉरिजेंटली एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर. दिस इज नोन एज कंप्रेशन. क्या होता है कि जो फॉरवर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को हॉरिजेंटली प्रेशर क्रिएट करता है एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर, और उसी को हम कंप्रेशन कहते हैं. ठीक है. और जो बैकवर्ड रिट्रैक्शन होता है उससे लो प्रेशर क्रिएट होता है, अलाउइंग द पार्टिकल टू मूव बैक एंड टू द लेफ्ट. दिस इज नोन एज रेयरफ्रैक्शन. ठीक है. इन डेफिनेशन को आपको नोट डाउन करना है. नोट, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ईच एलिमेंट ऑफ द मीडियम अंडरगोज अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आपने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा है ना, वहीं से है ये. Fluid as well as solid can sustain compressive strain. Therefore, longitudinal wave can be propagated in all elastic medium. Okay, ये आपका नोट है, आपको इस पर लिख के रखना है. एंड इसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स वेव्स. इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल मोशन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ठीक है. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन नॉर्मल होता है. मतलब अगर पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है ना तो प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसे होगा. सॉरी, अगर पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है तो आपका वेव का मोशन ऐसे होगा, 90 डिग्री पे होगा. ठीक है. इसको मैं ब्लैक स्क्रीन पे दिखाता हूँ. कह रहा है कि अगर आपका पार्टिकल मान लो ऐसे ऊपर और नीचे के लिए मूव हो रहा है, ऊपर और नीचे के लिए मूव हो रहा है, तो आपकी वेव कहाँ जाएगी? आपकी वेव आगे के लिए जाएगी. ठीक. लेकिन अगर आपका जो पार्टिकल है वो लेफ्ट एंड राइट मूव हो रहा है, अगर आपका पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट मूव हो रहा है तो आपकी वेव कहाँ जाएगी? या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी.
मान लो ऊपर जा रही है, तो ये नॉर्मल मोशन ऐसे दिखा रहे हैं हम, ठीक है। इन अ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल मोशन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो पार्टिकल का मोशन ऐसे नॉर्मल हो रहा है, लेकिन वेव आगे के लिए जा रही है, वेव आगे के लिए जा रही है, ठीक है। अब क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं एक ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। देखो वेव ऐसे चल रही है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्स वेव हमने ले ली, ठीक है। ये जो ऊपर वाले पोर्शन है ना, ये जो ऊपर वाले पोर्शन है, इनको क्रेस्ट कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे वाले पोर्शन है, इनको ट्रफ कहते हैं, इनको हम ट्रफ कहते हैं। जो ऊपर वाले पोर्शन है इनको क्रेस्ट कहते हैं, इनको क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाले पोर्शन है इनको ट्रफ कहते हैं। ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। ऐसे हमारा ट्रांसवर्स वेव के पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ के बारे में। नोट एक आ गया है, इन ट्रांसवर्स वेव ईच एलिमेंट ऑफ द मीडियम अंडरगोज अ शेयरिंग स्ट्रेन। वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन हो रहा था, यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। Therefore, transverse waves can propagate only in those medium which can sustain shearing stress, such as solid and not in fluids, ठीक है। सॉलिड में शेयरिंग स्ट्रेस हो सकता है, फ्लूइड में शेयरिंग स्ट्रेस नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, फ्लूइड में ट्रेवल नहीं कर सकते। अब प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स के बारे में हम बात करेंगे। मैकेनिकल वेव्स के बारे में हमने बात की। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको आगे प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा, ट्रांसवर्स वेव के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव पढ़ा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे मूव करती है, ट्रांसवर्स वेव ऐसे मूव कर, पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल का मोशन होता है उसी के पैरेलल प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव में जो भी मोशन होता है पार्टिकल का, उसके 90 डिग्री पे वेव आपकी प्रोपगेट करती है। अभी हम प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव के बारे में बात कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मटीरियल प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन। मटीरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन के लिए। इलास्टिसिटी होनी चाहिए, जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है। अभी पहले इलास्टिसिटी को समझ लेते हैं। So that particles can return to their mean position after being disturbed, ठीक है। and inertia क्यों, so that particle can store energy and overshoot their mean position। अब आगे देखो, एनिमेशन से समझते हैं। हाँ, ये देखो हुआ क्या, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। मैकेनिकल वेव के बारे में बात हो रही है, देखो ध्यान से। कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, वही पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, वही पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं एंड वही पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं एंड वही पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखो। आप मैकेनिकल वेव को ऐसा एक सिस्टम पकड़ लो कि उनमें स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम, हम मैकेनिकल वेव के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, सिर्फ आप अभी देखो, जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे मैथमेटिकली, इसको जब हम प्रूव करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, कि पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है एंड कैसे डिस्टर्बेंस आगे की ओर मूव हो रही है, ठीक। अभी इसको अच्छे से आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और मैकेनिकल वेव का एग्जांपल आ गया, ठीक है। इलास्टिसिटी भी है एंड इनर्शिया भी है, ठीक है। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक टर्म यूज्ड इन वेव्स क्या क्या है उसको पहले अभी पढ़ लेते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज
the magnitude of maximum displacement of the particle from their equilibrium position as the wave passes through them. एम्पलीट्यूड आपने ऑसिलेशंस में भी पढ़ चुका है, यहाँ पे एक बार फिर से आ गया है. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे एक वेव जा रही है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे एंड इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे. ठीक है, उसके अलावा वेवलेंथ ये वाला पोर्शन होता है, एक क्रेस्ट से लेके एक क्रेस्ट तक का एरिया, एक ट्रफ से लेके एक ट्रफ तक का एरिया. द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पॉइंट in a wave which are in the same phase of vibration is called wavelength. इसको रिप्रेजेंट हम लिम्डा से करते हैं. टाइम पीरियड भी आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वेवलेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगता है. देखो पहले इतनी वेवलेंथ थी, यहाँ से लेके हमारी वेवलेंथ यहाँ तक है, तो अभी देखो जितना टाइम हमें लगेगा ऐसा होने में, वापस से ऐसे ऐसे चलने में, उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं. टाइम पीरियड कहते हैं. द टाइम पीरियड t इज द टाइम अ वेव टेक्स टू ट्रेवल एग्जैक्टली वन वेवलेंथ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नोट, time taken to complete one vibration by particle of the medium is also called time period. Time taken to complete one vibration by particle of the medium is also called time period. ठीक है, अब frequency. The frequency v is the number of oscillation per second. ये आप पढ़ चुके हैं. Inverse of time period होता है, ऐसा यूनिट इसका hertz होता है. Angular wave number और propagation constant. k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा. ठीक है, जैसे आपको याद रखना है कि एंगुलर वेव नंबर k होता है, इसको 2 पाई बाई लिम्डा मानते हैं. ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर वेव. एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी भी होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. ये आप पढ़ चुके हो. ठीक है, ये आपने कर रखा है. ये रेसिप्रोकल ऑफ टी को आपने न्यू लिख दिया यहाँ पे, 2 पाई न्यू हम जानते हैं किसकी इक्वल होता है, 1/t के इक्वल होता है. ठीक है, फिर इट इज ऑल्सो पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर वेव. तो आगे बढ़ते हैं, तो वेव स्पीड के बारे में बात करेंगे. वेव स्पीड होता क्या है. द वेव स्पीड इज अ मेजर ऑफ रेट एट विच डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है मीडियम पे. डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है मीडियम पे, किस रेट पे, उसी को वेव स्पीड कहते हैं. रेट होता है टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा क्रेस्ट होता है वो लिम्डा, जो एक वेवलेंथ होता है, एक टाइम पीरियड में मूवमेंट करता है. ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो लिम्डा बाई टी के इक्वल होता है, एंड यही वेलोसिटी हमारी ओमेगा बाई के इक्वल होता है. इसको हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो दो फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड ओमेगा बाई के. ठीक है, तो अब आपका इक्वेशन ऑफ वेव्स है. ठीक है, हमें वेव की एक इक्वेशन बनानी है. तो आगे देखते हैं. देखो हमारा जो इस तरीके से हमारा मोशन हो रहा है. ठीक है, वेव हमारी इस तरीके से मूव करती है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी हमारी कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रही है. ठीक है, इस एट एनी टाइम टी देखो कभी डिस्प्लेसमेंट कम है, कभी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है. ठीक है, यहाँ पे देखो जो रेड लाइन है कभी नीचे होती है, यहाँ पे नीचे है, फिर थोड़ी ऊपर है, फिर ज़्यादा ऊपर है. ठीक है, इस तरीके से है. तो हम मान लेते हैं y जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होती है और हमारा टाइम भी होता है. ठीक है, ठीक है. In a wave motion, the particle of medium oscillate about its mean position. एक वेव मोशन में जो पार्टिकल होता है मीडियम में ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन पे. ठीक है, द ऑसिलेशन कैन और कैन नॉट बी सिंपल हार्मोनिक. ज़रूरी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इफ़ द ऑसिलेशन आर सिंपल हार्मोनिक मोशन देन
वी कॉल दिस वेव एज सिंपल हार्मोनिक वेव। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हम सिंपल हार्मोनिक वेव कहेंगे उसको। लेट्स टेक अ सिंपल हार्मोनिक वेव। अभी हम सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव को मान के चलते हैं, ट्रेवलिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने पोजीशन मार्क कर दिए एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एंड देखो हमारे जो दूसरा पार्टिकल है ये ऊपर चला गया, तीसरा पार्टिकल इधर ही है, चौथा पार्टिकल नीचे चला गया, पांचवा इधर ही, छठा ऊपर चला गया, लाइक दिस हमारी जो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है क्योंकि मीन पोजीशन ये वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाली हमारी मीन पोजीशन है, इसी के अराउंड ऊपर जा रहा है, इसी के अराउंड नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है ए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एंड एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिम्डा से। एंड इसकी प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो या तो साइन का फंक्शन होता है या तो कॉस का फंक्शन होता है। ऑसिलेशंस में हमने हमेशा उसको कॉस का फंक्शन मैंने ले रखा था एंड पीपीटी में हमेशा साइन से था, तो अभी हम साइन का ही मान के चलते हैं, अपने आप को ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं। तो पहले पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है। ठीक है, ठीक है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हमने ले लिया है, तो t हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने कंसिडर किया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। ये बिल्कुल वैसे ही है, हमने लेट किया था ना पहले, डिस्प्लेसमेंट को हम लेट करते थे ऑसिलेशंस में किसके इक्वल लेट करते थे, a sin ओमेगा t माइनस फाइव या प्लस फाइव के रिस्पेक्ट में करते थे ना, बिल्कुल ये यहाँ से आता है। देखो कैसे आएगा, हमने बताया था कि जो हमारा v होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा बाई के इक्वल होता है, तो k को यहाँ पे ले लिया, ओमेगा बाई v बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये वैल्यू कैसे आई, जस्ट इसको देखो, इस इक्वेशन को क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई v, ऐसा बन जाएगा। ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया t को भी और x बाई v को भी। ओमेगा बाई v किसकी इक्वल है, k के इक्वल है, बस ओमेगा v की जगह k डाल दो तो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v की जगह x डालना है, सॉरी k डालना है, तो k x कर दिया। ठीक है, k x या x के एक ही बात है, हो गया। ठीक है, ये होता है। एंड जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव मोशन की हम बस एक फाई को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमने फाई को ऐड कर दिया, प्लस या माइनस की डायरेक्शन पे भी हो सकता है। जब हमने यहाँ पे प्लस एक्स की डायरेक्शन में, हमने प्लस एक्स की डायरेक्शन में मूवमेंट ली थी तो यहाँ पे माइनस आया, जब हम माइनस एक्स की डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, इक्वेशन ये भी है, दोनों ट्रू है, इन दोनों को आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। एंड एक और इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ये जस्ट आपको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी। ये किसकी इक्वल है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी प्लस माइनस एक्स बाई लिम्डा प्लस 5 बाई 2 पाई, ये जस्ट आपको याद करना है। ठीक है, अब फेज क्या होता है, ये जो साइन के साथ एंगल होता है उसी को हम फेज कहते हैं, जो साइन के साथ एंगल होता है उसी को हम फेज कहते हैं। ठीक है, साइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट होता है उसी को हम फेज कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी हमें एम्पलीट्यूड दे दिया है, मान लो हमें कोई भी एम्पलीट्यूड दे दिया है, तो एम्पलीट्यूड के अलावा जो साइन के पास ये जो एंगल होता है ना, ऐसा देखो y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, मान लो ऐसे ऐसे ही, ऐसे मान लो ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव हमारे पास फंक्शन। तो अगर ये हमारे पास दिया है तो अब पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, यही बता रहा है।
ठीक है। तो इनिशियल फेज, ये जो फाई है इसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं। फाई हमें नॉलेज देता है शेप ऑफ वेव के बारे में, ठीक है। बस इतना ही था उसमें। अब हम स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात करना चाहेंगे। देखो अभी तक आपको लग रहा होगा कि कुछ सेंस नहीं बन रहा है, चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही हैं। इस पूरे चैप्टर, ये एक डिफरेंट चैप्टर है जो आपने अभी तक क्लास 11th में पढ़ा है। ऑसिलेशन एंड वेव्स इनसे टोटली डिफरेंट है। अभी मैं वेव्स को आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एंड चीज़ें फैमिलियर करा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को 1 से 2 या 3 बार देखनी है, तब जाके आपको चीज़ें फैमिलियर होंगी एंड फिर आपको इसमें कॉन्फिडेंस आना बन जाएगा, ठीक है। अभी स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे हमने वेव एक ले लिया, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। वेव है t0, ये दिखा रहा है किसी t टाइम पे ऐसा चल रहा है, ठीक है। t0 पे कुछ वेव ऐसी थी, ठीक है। वेलोसिटी ये ले लिया हमने, किसी डेल्टा टी टाइम पे नोट डाउन किया तो हमारी वेव ऐसे आगे बढ़ गई है, ठीक है। देखो इस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ गया, मान लो डेल्टा एक्स टाइम आगे बढ़ गया, तो ये इतना डेल्टा एक्स टाइम आगे बढ़ गया। बस यहाँ पे भी ये बता रहा है कि जो वेव है पूरा डेल्टा एक्स जितना भी वेव है पूरा डेल्टा एक्स आगे खिंच गया, डेल्टा एक्स आगे खिंच गया। रेड एंड पर्पल वेव में देखो कि जो रेड वेव है वही पर्पल वेव है। रेड और पर्पल बिल्कुल सेम है, बस रेड वेव थोड़ा सा आगे जब खिसक जाती है डेल्टा एक्स डेल्टा टी टाइम पे, तो वो पर्पल वेव बन गया, ठीक है। द वेव स्पीड किसकी इक्वल होगा, वेलोसिटी किसकी इक्वल होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लिमिट अप्रोच डाल दिया तो डी एक्स बाई डी टी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अभी देखो होता क्या है कि ये जो ए है, ये जो हमारा ए है, देखो ये मूव नहीं हो रहा, वाई की डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा। तो वाई की डायरेक्शन में ये ए जो है अपना पॉइंट रिटेन, अपने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिटेन कर रहा है, ठीक है। एंड इसीलिए इसका जो फेज होगा वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए इसका जो फेज होगा वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। वो ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने कांस्टेंट मान लिया है। इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम की, तो ये आ गया। एंड यहाँ से देखो इस माइनस के एक्स डी एक्स बाई डी टी को ट्रांसपोज कर लो इधर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू के डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। फिर इस के को यहाँ पे भेज दो तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन ये कैसे आ रही है, ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन डी ओमेगा टी बाई डी टी हो जाएगा। ओमेगा बाहर निकलेगा, डी टी बाई डी टी बन जाएगा, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बन जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा एंड के बाहर निकल गया, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे आ गया। तो वेलोसिटी किसकी इक्वल आता है, डी एक्स बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी किसकी इक्वल है, ओमेगा बाई के इक्वल है। यहाँ पे ओमेगा बाई के। अभी जो मैंने बोला एकदम सिंपल है, इसको मैंने फर्स्ट इसलिए बोला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी स्पीड मेरी जैसे बन जाए। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा बैक करो और इसको फिर से देखो एंड अपनी पेन कॉपी उठाओ और उसको अच्छे से करो, इसको अच्छे से करो। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, 2 पाई बाई टी इंटू लेमडा बाई 2 पाई। जो हमारा वेलोसिटी होता है हम जानते हैं लेमडा बाई टी के इक्वल होता है, बस 2 पाई से मल्टीप्लाई इन 2 पाई से डिवाइड कर दिया है। इससे होगा क्या, इससे ये चीज़ हो जाएगी कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के इक्वल आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के इक्वल आ जाएगी। क्यों, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, लेमडा यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। जो हमारी वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के इक्वल आ गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखोगे। वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ वेव होती है इज रिलेटेड टू वेव्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ की इक्वल, बट इट सेट्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ये किससे सेट होगा, मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होगी उससे सेट हो जाएगा। inertial property, the medium's mass, inertial property and elastic property determine how fast the wave can travel in the medium.
जो मीडियम है उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी और इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी से डिपेंड करेगा कि कोई वेव कितनी तेज चल सकती है या कितनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं आवाज़ बोल रहा हूँ तो जो हवा है उसकी कुछ इनर्शियल प्रॉपर्टीज होगी और उसकी कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगी, तो इससे जो साउंड की वेव है, इससे जो साउंड की वेव है वो डिपेंड करेगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये लैपटॉप मान लो एक दीवार का काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ये दीवार का काम कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ इस लैपटॉप से भी ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो इस लैपटॉप से भी जब ट्रांसफ़र हो रही होगी तो इस लैपटॉप की जो अपना इसका इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी और जो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग साउंड की वेव की स्पीड चेंज हो जाएगी। हवा और लैपटॉप, हवा से भी साउंड ट्रेवल करेगी एंड लैपटॉप के बीच में से भी आवाज़ ट्रेवल करेगी। तो लैपटॉप के जब बीच से आवाज़ ट्रेवल कर रही होगी उसकी जो स्पीड होगी और जो एयर की स्पीड होगी वो दोनों डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों मीडियम जो लैपटॉप है एंड जो हमारी हवा है उन दोनों का इनर्शियल प्रॉपर्टी और उन दोनों का इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस से हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। फॉर द मास वी यूज द मास ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मास m ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय द लेंथ l ऑफ द स्ट्रिंग। पूरे अगर m है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो l पे तो एक यूनिट मास हमें निकल जाएगा। वी कॉल द रेशियो द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग म्यू। द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन लेंथ होता है ना, तो m1 l-1 आ गया। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस ही चल रही है। वी कैन नॉट सेंड अ वेव अलॉन्ग अ स्ट्रिंग अनलेस अ स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन। तो स्ट्रिंग एक टेंशन फोर्स पे भी होनी चाहिए, ऐसे लूज वाली स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम खिंची हुई होनी चाहिए, तो टेंशन भी होनी चाहिए। ठीक है, वी कैन एसोसिएट द टेंशन इन द स्ट्रिंग विद द स्ट्रेचिंग इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। तो द टेंशन and the stretching force it produces have the dimension of force। उन पे डायमेंशन ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वेव स्पीड क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम होता है, राइट। तो l1 t-1। डायमेंशन ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू m1 l-1 एंड डायमेंशन ऑफ टेंशन क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है, m1 l1 t-2। गोल इज हेयर टू कंबाइन म्यू एंड टाउ। इस म्यू को, ये जो हमारी लीनियर डेंसिटी और ये जो हमारा टेंशन है, इन दोनों को हमें मिक्स करना है टू जनरेट हमारी वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी जनरेट करने के लिए इन दोनों को मिक्स करना है। थोड़ा सा जगलिंग करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो टाउ अपॉन म्यू कर दिया, टेंशन अपॉन दिस कर दिया, तो m1 l1 t-2 m1 l-1 इन दोनों को कट करेंगे। देखो l-1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो l1 -1 है तो जब ऊपर जाएगा, व्हेन बेसिस आर सेम इन डिवीजन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, तो -1 का -1 हो जाएगा +2, तो l2 बन जाएगा। m और m कैंसिल हो गया, यहाँ से l2 t-2 बन गया। ठीक है, टाउ अपॉन म्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो दस इफ टाउ एंड म्यू आर अज्यूम टू बी ओनली रेलेवेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अगर हम इन्हीं को रेलेवेंट फिजिकल क्वांटिटीज मानेंगे तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो c टाइम्स, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कुछ कांस्टेंट टाइम्स टाउ अपॉन म्यू का रूट बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो ये जो हमारा डायमेंशन है ये देखोगे l-1 का स्क्वायर है, जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा टाउ अपॉन म्यू है ये बेसिकली वेलोसिटी का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस है, प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट डाल सकते हैं, ऐसे कांस्टेंट डाल देंगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर किसकी इक्वल आया, c टाउ अपॉन म्यू के, अब स्क्वायर रूट हटा देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा रूट ऑफ c टाउ अपॉन म्यू। अब c का रूट भी, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रूट कांस्टेंट आएगा, इसलिए हम कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे एंड टाउ अपॉन म्यू लिख देंगे, एंड जो कि ये इक्वेशन है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू
टाउ अपॉन म्यू, यहाँ पे जो सी है वो हमने 1 ले लिया, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा स्ट्रेच स्ट्रिंग का। अब हम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के बारे में देखते हैं कि हम क्या देख सकते हैं। द साउंड वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हमने आगे पीछे पढ़ चुका है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे स्ट्रेस अंडर कंप्रेशनल स्ट्रेन इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये होता है, आप निकाल चुके हो, ठीक है। हियर द चेंज इन प्रेशर प्रोड्यूसेस अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होता है, m1 l-1 t-2, ठीक है। इनर्शियल प्रॉपर्टी देखते हैं, डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी रो क्या हो जाएगा, m1 l-3, ठीक है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है एंड वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, तो L 3 बार है तो m1 l-3 आ गया। डायमेंशनल एनालिसिस, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, आपस में हमारा L2 t-2 आ गया, बिल्कुल सेम उसी की तरह वो v² आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा v² आ गया, तो v हमारा c टाइम्स ऑफ रूट b बाई p आ गया, c की वैल्यू हमने 1 मारी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बल्क मॉडुलस अपॉन मास डेंसिटी आ गया उसका होल रूट, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड वेव ऐसा। फॉर अ लीनियर मीडियम लाइक अ सॉलिड बार द लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द बार इज नेग्लिजिबल एंड वी मे कंसिडर इट टू बी ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग मॉडुलस भी डाल सकते हो आप, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। न्यूटन फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि न्यूटन फॉर्मूला में कैसे साउंड की प्रोपगेशन को आइसोथर्मल माना था एंड फिर आगे लेप्लेस ने करेक्ट किया था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लेप्लेस ने बोला है कि therefore the process is adiabatic not isothermal, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना लेक्चर हमारे लिए एनफ है, ठीक है।